मेरे सभी प्यारे मित्रों को शुभ प्रभात। आशा करता हूँ सभी मेरे प्यारे मित्र कुशल मंगल होंगे, घर पे अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे ठीक से। दोस्तों, जैसे कि आप में से ज़्यादातर बच्चे जानते होंगे कि हमारे यहाँ ऑफलाइन क्लासेस तो ऑलरेडी चलती हैं, लेकिन कुछ अपने प्रिय स्टूडेंट्स के कहने पर हमने ऑनलाइन क्लास का इनिशिएटिव लिया है और उसी के तहत आज हम मैथ्स का पहला लेक्चर पढ़ेंगे। और अगर आपका रिस्पॉन्स सही रहा, आने वाले टाइम में मुझे ऐसा लगा कि जो भी मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो आपको समझ आ रहा है, तो आपको हर सब्जेक्ट की वीडियो लेक्चर क्रमबद्ध तरीके से ऐसे ही मिलते रहेंगे। तो उसी के तहत आज हमारी मैथ की फर्स्ट क्लास है। दिस इज़ आवर फर्स्ट लेक्चर। ये हमारा मैथ्स का पहला लेक्चर है और इस पहले लेक्चर में हम मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। जो मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर उसका नाम है संख्या पद्धति, मीन्स नंबर सिस्टम। ठीक है, ये हमारा लेक्चर 1 है। इसके तहत हम मैथ्स का पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, संख्या पद्धति। देखो दोस्तों, संख्या पद्धति बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसका इतना इम्पोर्टेंस होता है किसी भी एग्जाम में अगर हम बैठे हैं, एग्जाम में क्या बैठे हम तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे पहले मैथ्स में खेल ही किसका होता है? मैथ्स में खेल होता है संख्याओं का। तो सबसे पहले हमें संख्याओं से परिचित होना होता है, किस प्रकार से उनका विभाजन होता है, किस किस तरीके की संख्याएं होती हैं। तो यही हम इस चैप्टर के तहत सबसे पहले जानेंगे, संख्याओं को किस प्रकार से विभाजित किया गया है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। जो हमारी समस्त संख्याएं होती हैं उनको दो प्रकार में विभाजित किया जाता है। एक तो होती हैं हमारी वास्तविक संख्याएं और एक होती हैं हमारी काल्पनिक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं यानी कि रियल नंबर्स, काल्पनिक संख्याएं यानी कि इमेजिनरी नंबर्स। जो ये काल्पनिक संख्याएं होती हैं ये तो हमारी मात्र कल्पना मात्र में होती हैं। ये तो मीन्स कहने का मतलब ये कल्पनाओं में होती हैं, असली में ये संख्याएं नहीं होती हैं और ना ही ये हमारे एग्जाम में कंपटीशन के लिए ना ही हमें इन्हें तैयार करना है। ठीक है, लेकिन फिर भी इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जो हमारे इमेजिनरी नंबर्स होते हैं उन्हें हम आई से डिनोट करते हैं, मतलब कि उन्हें आई से दर्शाते हैं। आई का मतलब होता है आयोटा। आई स्क्वायर बराबर -1 के होता है और इधर से स्क्वायर हटेगा यानी वर्ग हटेगा तो इधर रूट चल आ जाएगा। तो आई बराबर हो गया √-1, कल्पना मात्र। इसके बारे में हमें नहीं पढ़ना है, कंपटीशन में ये संख्या नहीं आती हैं। कंपटीशन में जो संख्या आती हैं वो है हमारी वास्तविक संख्याएं यानी कि रियल नंबर्स। हमारी सारी संख्याएं जितनी भी इधर प्रेजेंट हैं वो सारी संख्याएं कौन सी होती हैं? वास्तविक संख्याएं। इन संपूर्ण वास्तविक संख्याओं को फिर से दो प्रकार से विभाजित किया जाता है। पहली है हमारी दशमलव संख्याएं यानी कि डेसिमल नंबर्स, दूसरे हमारे पूर्णांक यानी कि इंटीजर्स। यहाँ पे जैसे नाम से ही स्पष्ट हो रहा है पूर्णांक, इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? एक शब्द तो मिलेगा हमें पूर्ण, एक मिलेगा हमें अंक, यानी कि जो अंक अपने आप में पूर्ण होते होंगे वो हमारे क्या हैं? वो है हमारे पूर्णांक। ठीक है, और दशमलव संख्याएं यानी कि जो पूर्ण नहीं होती हैं वो है हमारी दशमलव संख्याएं। आओ इनके बारे में थोड़ा और जानते हैं डिटेल में। जो हमारी ये दशमलव संख्याएं हैं, इन दशमलव संख्याओं को फिर से विभाजित किया जाता है। इनको फिर से दो प्रकार में विभाजित किया जाता है। एक तो होती है हमारी पुनरावृत्ति संख्याएं और एक होती है हमारी अनपुनरावृत्ति संख्याएं। पुनरावृत्ति संख्याएं मीन्स रिपीटिंग नंबर्स, नाम से स्पष्ट हो रहा है। जो नंबर अपने आप को रिपीट करते होंगे वो नंबर हमारे कैसे हैं? वो नंबर है हमारे रिपीटिंग नंबर्स, मतलब कि उन संख्याओं को हम पुनरावृत्ति संख्याएं कहते हैं। और जो नंबर रिपीट नहीं करते होंगे वो हमारे कैसे हैं? अनपुनरावृत्ति संख्याएं। आओ जान लेते हैं इनके बारे में थोड़ा सा। इनके बारे में अपकमिंग वीडियोस में आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा, लेकिन अभी फ़िलहाल इन संख्याओं के विभाजन से हम परिचित हो रहे हैं तो फिर भी थोड़ा सा जान लेते हैं। देखो, बात करते हैं सबसे पहले हमारा यह है पुनरावृत्ति संख्याएं। पुनरावृत्ति संख्याओं के तहत देखते हैं। देखो, जैसे मैं लिखता हूँ, नाम से ही बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है पुनरावृत्ति यानी कि रिपीटिंग। जो संख्याएं अपने आप को एक निश्चित अंतराल के बाद रिपीट करती हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखते हैं 0.5555 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। मतलब कि 0.55 इन्फिनिटी यानी अनंत तक अपने आप को रिपीट कर रहा है। आशा करता हूँ समझ आ रहा होगा आपको। यहाँ पे हमने क्या देखा है? 0.55555 कहने का मतलब ये हुआ जो 55 संख्या अपने आप को रिपीट कर रही है। फिर इसके बाद देखते हैं 0.131313 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी यानी अनंत तक। यहाँ हमने क्या देखा? 131313 अपने आप को रिपीट कर रहा है। कहाँ तक?
अनंत तक अपने आप को रिपीट कर रहा है। मतलब कि ये जो 1 है अपने आप को निश्चित अंतराल पर रिपीट करता हो जा रहा है। तो सिंपली हम आसानी से कह सकते हैं कि जो संख्याएं अपने आप को निश्चित अंतराल पे दोहराती हैं वे संख्याएं कैसी होती हैं? हमारी पुनरावृत्ति संख्या। मीन्स दोज नंबर्स आर नोन एज रिपीटिंग नंबर्स। वो संख्याएं हमारी पुनरावृत्ति संख्याएं होती हैं। ठीक है, फिर देखो इनके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। जैसे हमारा ये 0.5 है। इस 0.5 में हम क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं 0.5। इस 5 की रिपीटेशन को दर्शाने के लिए हम इस 5 के ऊपर एक चिन्ह लगा देते हैं, जिसका मतलब होता है, जिसको हम बोलते हैं बार। कहने का मतलब ये हुआ, अगर 5 के ऊपर बार लगा हुआ है तो इसका मतलब ये 5 अपने आप को बार बार रिपीट कर रहा है। समझ रहे होंगे आप। बाकी आने वाले डिटेल में जब दशमलव भिन्न चैप्टर हम पढ़ेंगे उसमें डिटेल में जानेंगे क्या क्या होता है, किस किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, सब देखेंगे हम। ठीक है, फिर इसी प्रकार से हम आगे देखते हैं 0.13 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। मीन्स 0.13 अनंत तक ऐसे ही चला जा रहा है। तो इसमें क्या होगा हमारा? इसमें होगा 0.13 लिखेंगे और 13 के ऊपर हम लगा देंगे बार। मतलब कि जो यहाँ पे 0.13 है इसमें 13 के ऊपर बार लगा है। कहने का मतलब ये हुआ, जो ये 13 संख्या है ये अपने आप को बार बार रिपीट कर रही है। ये 13 संख्या जो है ये अपने आप को बार बार रिपीट कर रही है। ठीक है, थोड़ा सा और मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ। देखो जैसे 0.5 है, 5 के ऊपर बार लगा हुआ है, तो कहने का मतलब ये हुआ, यहाँ से बार हटता है ऊपर से, तो जितनी संख्याओं के ऊपर बार होता है उसके नीचे उतने ही 9 लगा देते हैं। जितनी संख्याओं के ऊपर बार होता है उसके नीचे उतने ही 9 लगा देते हैं। सिंपली 0.5555 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, अनंत तक लिखा हुआ है, इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। और ऐसी संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जा सकती हैं, जहाँ पे Q 0 के बराबर ना हो और P और Q दोनों पूर्णांक हो। वे संख्या हमारी कैसी थी? वो संख्या होती है हमारी परिमेय संख्याएं। जानेंगे इनके बारे में बाद में। ठीक है, और ये संख्या है, इसको हम क्या लिख देंगे भाई? देखते हैं इसको भी। 13 लिखा, 13 लिखने के बाद 2 संख्याओं के ऊपर बार है, तो 2 संख्याओं के ऊपर बार है तो हम क्या करेंगे? नीचे 2 9 लिख देंगे। तो ये क्या हो गया हमारा? ये हो गया हमारा 13/99। तो ये कैसी संख्या है हमारी? एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या क्यों है? क्योंकि यहाँ पे 13 हमारा क्या है? 13 अंश है, 99 हर है, अंश बटे हर 0 के बराबर नहीं है। 13 भी एक पूर्णांक है, 99 भी एक पूर्णांक है। तो ये हमारी संख्या परिमेय संख्या। परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या बताऊंगा आगे आपको मैं। सिंपली फिर भी थोड़ा सा ध्यान रखने के लिए बता देता हूँ। वे सारी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ पे Q 0 के बराबर ना हो और P और Q दोनों पूर्णांक हो, वो संख्या हमारी परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। इनके बारे में डिटेल में आगे पढ़ेंगे, उनको डिटेल में मैं आपको लिखाऊंगा ठीक से, आप केवल हमें यहाँ पे समझ लेना। ठीक है, तो देखो अभी हमने क्या जाना? अभी हमने जाना ये जो हमारी दशमलव संख्याएं मीन्स ये डेसिमल नंबर जो हैं, इन्हें 2 प्रकार में विभाजित किया गया है। पहला प्रकार है हमारा पुनरावृत्ति संख्या यानी रिपीटिंग नंबर। दूसरा प्रकार है हमारा अनपुनरावृत्ति संख्या यानी कि नॉन रिपीटिंग नंबर। नाम से स्पष्ट हो रहा, रिपीटिंग नंबर्स कौन से होते होंगे? रिपीटिंग नंबर्स वो होते हैं जो अपने आप को किसी निश्चित अंतराल बाद रिपीट करते रहते हैं, वो रिपीटिंग नंबर्स होते हैं। और नॉन रिपीटिंग नंबर्स कौन से होते हैं? नॉन रिपीटिंग नंबर्स वो होते हैं जो अपने आप को किसी निश्चित अंतराल के बाद रिपीट नहीं करते यानी दोहराते नहीं हैं, वो हमारे नॉन रिपीटिंग नंबर्स होते हैं यानी अनपुनरावृत्ति संख्याएं होती हैं। देखो जैसे मैं लिखता हूँ 0.25516847 सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? यहाँ पे हम देख रहे हैं 0.4516847। यहाँ पे कोई सा भी अंक अपने आप को निश्चित अंतराल के बाद नहीं दोहरा रहा है, तो ये हमारी कैसी संख्या हुई? ये हमारी संख्या हुई अनपुनरावृत्ति संख्या मीन्स नॉन रिपीटिंग नंबर। सिंपल। आशा करता हूँ समझ आ गया होगा। नहीं आया हो तो वीडियो को 2 बार देखेंगे, 3 बार देखेंगे, फिर भी समझ नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ेंगे। मैं अपनी तरफ से अपना ट्राई करूँगा, बेस्ट ट्राई करूँगा।
और ऑनलाइन स्टार्ट करने का सिंपली मेरा मतलब ये है कि जो मेरे भाई बहन किसी कारणवश दूर दराज क्षेत्र में रहने के कारण, ये बहुत से कारण होते हैं ऐसे, कोचिंग ज्वाइन नहीं कर पाते हैं, उनको चीज़ों को अवेलेबल कराना। मैथ ही नहीं, आपको सब सब्जेक्ट की वीडियोज़ यहाँ पे मिलेंगी। मैथ से स्टार्ट किया है, अपनी तरफ से ट्राई करूँगा, बिल्कुल बेस्ट ट्राई करूँगा। और देखो ये तो हमारा फर्स्ट चैप्टर है, चलो इसमें तो खैर अब ज़्यादा बताने की बात ही नहीं है, अभी तो हम लोगों ने स्टार्ट किया है, उसके बाद में बातें होंगी। ठीक है, अपने टॉपिक पे आते हैं। दशमलव संख्याओं को बांट दी गया पुनरावृत्ति संख्या और अनपुनरावृत्ति संख्याएं में। ठीक है, फिर उसके बाद पूर्णांक की बात करते हैं। वो दशमलव संख्याएं होती हैं इधर ये पूर्णांक, मीन्स ये हैं हमारे इंटीजर्स। इन इंटीजर्स को फिर से विभाजित किया जाता है। किस में विभाजित किया जाता है? एक तो होते हैं धनात्मक पूर्णांक यानी कि पॉजिटिव नंबर्स, एक तो हमारे होते हैं धनात्मक पूर्णांक यानी कि पॉजिटिव नंबर्स, और एक होते हैं हमारे ऋणात्मक पूर्णांक यानी कि निगेटिव नंबर्स। जानते हैं धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं और ऋणात्मक पूर्णांक क्या होते हैं। थोड़ी स्पेस की दिक्कत है इसलिए मैं इसको रब कर देता हूँ, बाद में मैं टाइम भी दूंगा आपको नोट करने का, नहीं तो वीडियो पॉज करके नोट कर लेंगे, नोट्स बनाएंगे। इस चैप्टर के अंतर्गत जितनी भी वीडियोस बनेंगी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, सारे टाइप बढ़िया से कंप्लीट करा देने आपको। ठीक है, तो देखो हमने यहाँ पे जाना धनात्मक पूर्णांक यानी कि पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर्स कौन से होते हैं? सिंपल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सो आगे तक चले जा रहे हैं। कहाँ तक? इन्फिनिटी यानी कि अनंत तक। ये हमारे कैसे नंबर हैं? ये हमारे हैं पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, सिंपल, ये हमारे पॉजिटिव नंबर्स हैं। और ऋणात्मक पूर्णांक यानी नेगेटिव नंबर्स कौन से होते हैं? ये कोई अंत से चला होगा, अंत में जो भी संख्या रही होगी अनंत में वो हमारी माइनस की होगी। मैंने माना माइनस इन्फिनिटी, माइनस अनंत। ठीक है, यहाँ से संख्या चली आई 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 आई, यहाँ पे क्या हुआ? -3 आया, -2 आया, -1 आया। सिंपली कहने का मतलब है माइनस अनंत से कोई संख्या चलते 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 -3, -2, -1, ये हमारे कैसे नंबर हो गए? ये हमारे हो गए नेगेटिव नंबर सिंपली। ठीक है नहीं, तो पॉजिटिव नंबर्स मीन 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी, अनंत तक, ये हमारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। और नेगेटिव नंबर्स मीन्स माइनस इन्फिनिटी, माइनस अनंत से लेकर -3, -2, -1, ये हमारे हो गए नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, फिर देखो ये हमारे जो पॉजिटिव नंबर्स हैं ये एक संख्याओं का सेट बनाते हैं। ये पॉजिटिव नंबर सारे मिलके एक संख्याओं का सेट बनाते हैं जिन्हें हम कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं। दोबारा रिपीट करता हूं, ये जो पॉजिटिव नंबर्स हैं ये मिलकर एक संख्याओं के सेट का निर्माण करते हैं, उसे हम कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं। मीन्स नेचुरल नंबर्स। ठीक है, इन्हें प्राकृतिक संख्याएं क्यों कहते हैं? इन्हें प्राकृतिक संख्याएं इसलिए कहते हैं क्योंकि प्रकृति से हमें इन संख्या, ये संख्या हमें प्रकृति से प्राप्त हुई हैं। भगवान राम के टाइम में 0 नहीं होता था। 0 जो हमें बाद में मिला, 0 की खोज तो बाद में आके आर्यभट्ट ने की थी। भगवान राम के समय में 0 नहीं होता था। फिर आप लोग सोचोगे कि भगवान राम के समय 0 नहीं होता था, तो बोलेगी यार ये तो बड़ी दिक्कत, रावण के 10 सिर कैसे थे? बिल्कुल दिमाग में आ रहा होगा। तो रावण के जो 10 सिर थे वो कुछ इस प्रकार थे। ठीक है, 0 की खोज तो बाद में किसने की? 0 की खोज बाद में आर्यभट्ट ने की। तो सिंपल कहने का मतलब है जो हमारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स ये एक सेट का निर्माण करते हैं, उसे हम कहते हैं उन्हें हम उस सेट को कहते हैं प्राकृतिक संख्याओं का सेट, या उस सेट में जो संख्याएं होती हैं उन्हें कहते हैं हम प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर्स। ठीक है, देखो ये हमारे नेचुरल नंबर्स हो गए। फिर इसके बाद देखेंगे इन नेचुरल नंबर्स में, देखो ये लिखा हुआ है नेचुरल नंबर। इन नेचुरल नंबर्स में अगर हम 0 को जोड़ देते हैं तो जो हमें संख्याओं का एक सेट मिलता है उसे हम कहते हैं होल नंबर्स या
पूर्ण संख्याएं। दोबारा बताता हूं, जो ये हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं, अगर इनमें हम जीरो को भी शामिल कर लें और उसके बाद जो हमें संख्याओं का एक सेट प्राप्त होगा, उस सेट को हम कहते हैं होल नंबर्स, यानी कि पूर्ण संख्याएं। आशा करता हूं समझ में आपको आ रहा होगा। फिर दोबारा से बताता हूं मैं आपको, ये जो हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं, अगर देखो सिंपली अपनी सिंपल लैंग्वेज में जानते हैं, अगर मैं बोलता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसी अनंत तक जाती, मीन्स मैंने संख्याओं को कहाँ से स्टार्ट किया, 1 से। तो वो जो हमारी संख्याएं हुई वो कैसी हुई, वो संख्या होंगी हमारी प्राकृतिक संख्याएं, मीन्स नेचुरल नंबर्स। ये तो हमारी नेचुरल नंबर्स की बात होगी। और अगर मैं संख्याओं को जीरो से स्टार्ट करता हूँ, 0 1 2 3 4 5, तो वो जो हमें सेट मिलेगा वो हमारा कैसे होगा, वो सेट होगा हमारा होल नंबर्स का। सिंपल कहने का मतलब है, अगर जीरो को शामिल कर लिया जाए तो हमारी पूर्ण संख्याएं होंगी, और अगर जीरो को शामिल नहीं किया जाए तो वो हमारी प्राकृतिक संख्याएं होंगी। सिंपल, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो गई हैं, ये हमने पढ़ा है जो धनात्मक पूर्णांक पॉजिटिव नंबर्स, ये पॉजिटिव नंबर्स एक सेट का निर्माण करते हैं, उन्हें कहते हैं प्राकृतिक संख्याएँ। फिर ये हमारी होती हैं ऋणात्मक पूर्णांक, ये हमारे क्या होते हैं ऋणात्मक पूर्णांक, ये ऋणात्मक पूर्णांक यानी कि नेगेटिव नंबर्स होते हैं। इन नेचुरल नंबर्स यानी प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को शामिल कर लिया जाए तो जिस सेट का निर्माण होता है उसे हम कहते हैं होल नंबर्स, ठीक है। जिस सेट का निर्माण होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं होल नंबर्स। फिर देखो ये बीच में जीरो भी लिखा हुआ है, जीरो क्या है, ये जो जीरो है, देखो उधर हमारी धनात्मक पूर्णांक हो गए, इधर हमारे ऋणात्मक पूर्णांक हो गए। तो इस जीरो की बात, ये जीरो कहाँ जाएगा, जीरो भी एक पूर्णांक है। बात समझ रहे हैं आप, जीरो भी एक पूर्णांक है। क्यों, जीरो यहाँ पे नेचुरल नंबर्स में जुड़ा था, उसने पूर्ण संख्याओं का निर्माण कर दिया था। तो सिंपली कहने का मतलब है, देखो इसको मैं आपको बताता हूँ एक बार, इधर से यहाँ से चले संख्या जो भी रही हो, -4, शायद आप लोगों को नहीं दिख रहा हो, मैं यहाँ पे आता हूँ, नो प्रॉब्लम। संख्या जो भी रही हो, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 अनंत तक ऐसे ही चला जा रहा है। तो देखो जो जीरो से इधर हैं ये तो है हमारे ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव नंबर्स, जो जीरो से उधर हैं वो है हमारे धनात्मक यानी कि पॉजिटिव नंबर्स, और जो हमारा बीच में जीरो है ये भी हमारा एक पूर्णांक है। लेकिन ये कैसा पूर्णांक है, ये ना तो निगेटिव है और ना ही पॉजिटिव है, मीन्स ना तो ऋणात्मक है ना धनात्मक है। जब ना तो ऋणात्मक है ना धनात्मक है तो कैसा है, ये न्यूट्रल है, इसके ऊपर कोई विचार नहीं है। तो सिंपल जीरो मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा है, वीडियो को पॉज करके लिख लेंगे, नोट करके लिख लेंगे वीडियो को पॉज करके, कि जीरो भी एक पूर्णांक है लेकिन ना धनात्मक ना ही ऋणात्मक। दोबारा रिपीट करता हूँ, जीरो भी पूर्णांक है लेकिन ना धनात्मक ना ऋणात्मक, मीन्स ना ही पॉजिटिव और ना ही नेगेटिव। सिंपल, ठीक है। तो ये हमारे इनकी बात हो गई है। फिर देखो आगे जो हमारे ये धनात्मक पूर्णांक होते हैं यानी कि जो हमारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, इनको फिर से विभाजित कर दिया जाता है। ये जो पॉजिटिव नंबर्स हैं इनको फिर से विभाजित कर दिया जाता है। एक तो होती हैं हमारी अभाज्य संख्याएं और एक होती है हमारी भाज्य संख्याएं। फिर से रिपीट करता हूं मैं, इन धनात्मक पूर्णांक मीन्स दीज पॉजिटिव नंबर्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, वन टाइप इज प्राइम नंबर एंड वन टाइप इज कॉम्पोजिट नंबर। मतलब कहने का है, इनको बांटा गया अभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्याएं। जो बीच में एक लिखा हुआ है इसके बारे में अभी जानेंगे, क्लियर हो जाएगा। पहले जानते हैं अभाज्य संख्याएं कौन सी और भाज्य संख्याएं कौन सी। देखो सिंपल कहने का मतलब ये है, अभाज्य संख्या, सॉरी ये मैंने लिखा हुआ है समझाने के लिए, मिटाएंगे अभी, एक मिनट, कोई दिक्कत नहीं। देखो जो हमारी अभाज्य संख्याएं हैं ना, अभाज्य संख्या हमारी कौन सी हैं, अभाज्य संख्याएं हमारी वो संख्या होती हैं जिनके केवल दो गुणनखंड होते हैं। जिन संख्याओं के केवल दो गुणनखंड होते हैं वे हमारी अभाज्य संख्याएं होती हैं। यहाँ शब्द आ रहा है, ये शब्द आ रहा है गुणनखंड, बताएंगे क्या होता है गुणनखंड, ठीक है, अभी क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं। जिन संख्याओं के केवल और केवल दो गुणनखंड होते हैं वे हमारी अभाज्य संख्याएं होती हैं। नोट करके मैंने लिखा है नीचे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। सिंपल, ठीक है, जानेंगे क्या है, पढ़ लेते हैं पहले इसको, फिर बात है अभाज्य की बात है भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं वो होती हैं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं।
जिन संख्याओं के 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं वे हमारी कौन सी संख्याएं होती हैं? वे हमारी होती हैं भाज्य संख्याएं। अब देखो जानते हैं, शब्द आए हैं गुणनखंड, जानते हैं गुणनखंड क्या है। थोड़ी स्पेस की दिक्कत है लेकिन कोई दिक्कत नहीं, चैप्टर का सारा डिटेल आपको समझ जाएगा तो आने वाले जितने भी टाइप करेंगे या जितने भी चैप्टर्स करेंगे बहुत आसान हो जाता है। इतनी डीपली ऑनलाइन क्लासेस में नहीं समझाया जाता है, लेकिन मेरा मतलब ऑनलाइन क्लास का मतलब ये नहीं कि मैं कमाई के लिए इधर खड़ा हो गया। मेरा मतलब ये है बच्चों को चीज़ों से रूबरू कराना। ठीक है, ये मैंने पूरा डिटेल में पहले लिखा है, आपको समझा रहा हूँ, अपनी तरफ से अपना बेस्ट ट्राई कर रहा हूँ। फिर भी मेरी तरफ से आपको लगता है कि इसमें ऐसा होना चाहिए था तो आप लोग अपना फीडबैक दे सकते हैं, मोस्ट वेलकम है आपको उसके लिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमने लिखा है अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे गुणनखंड क्या होते हैं। देखो, दी गई संख्या, जैसे मैंने माना 8 है, ये दी गई संख्या जिन सभी संख्याओं से पूर्णतः विभक्त होती है वे सारी संख्याएं दी गई संख्या की गुणनखंड कहलाती हैं। गुणनखंड के बारे में आगे बताऊंगा, गुणनखंड जब निकालना होता है तो वहाँ पे डिटेल में लिखवा दूंगा कि गुणनखंड होते क्या हैं, लेकिन मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, इसको समझेंगे। दी गई संख्या जिन संख्याओं से पूर्णतः विभक्त होती है वे सारी संख्याएं दी गई संख्या की गुणनखंड कहलाती हैं। देखो जैसे ये 8 किससे पूर्णतः विभक्त होगा? 1 से होगा, 2 से होगा, 2 के बाद किससे होगा? ये 4 से होगा, और किससे होगा? 8 से भी होगा। ठीक है, तो सिंपल कहने का मतलब है संख्याएं 1, 2, 4 और 8 ऐसी संख्याएं हैं जो 8 को पूर्णतः विभक्त करेंगी। तो ये सारी संख्याएं क्या कहलाएंगी? ये सारी संख्याएं 8 की गुणनखंड कहलाएंगी। ठीक है, अब देखो यहाँ हमने जाना है सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी कौन सी है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी 2 है, जानते हैं सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। चलो देखते हैं कैसे है सबसे छोटी अभाज्य संख्या। ये 2 है, 2 किससे विभक्त होगा? ये या तो 1 से विभक्त होगा और या 2 से विभक्त होगा। और अभाज्य संख्याओं का हमारा यही होता है जिनके केवल 2 गुणनखंड हो, ना तो 2 से कम ना 2 से अधिक। तो ये 2 किससे कटा? हमारा 1 से विभक्त हुआ और 2 से विभक्त हुआ। ठीक है, तो 2 ही गुणनखंड है, तो इन अभाज्य संख्या की शर्त को पूरे कर रहा है ना। तो सिंपली कहने का मतलब हमारा ये हुआ सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी 2 है। उसके बाद देखते हैं फिर भाज्य संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, नो मैटर, बट 2 से अधिक हो। देखो भी 2 के बाद हमारा संख्या लेते हैं हम 3 किस से विभक्त होगा? 1 से और 3 से। इसके भी 2 गुणनखंड है केवल। जब इसके 2 गुणनखंड है तो ये भी कैसी संख्या हुई हमारी? ये भी अभाज्य संख्या हुई। 3 के बाद हम लेते हैं 4 किस से विभक्त होगा? 1 से, 2 से और 4 से। तो देखो 2 से अधिक हो गए ना, 3 है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 2 से तो अधिक ही है। तो हमारी 4 कैसी संख्या है? हमारी 4 एक भाज्य संख्या है। बड़ी बड़ी संख्याओं की पहचान करना कि किस तरीके से करते हैं, बड़ी बड़ी संख्याएं भाज्य है या अभाज्य है, आपसे क्वेश्चन बनता पूछा जाता है। ये आने वाली वीडियोस में मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कैसे उनकी पहचान करते हैं। फिलहाल हमको जानना है कि अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या जिनके केवल और केवल 2 गुणनखंड वो हमारी अभाज्य संख्या मीन्स प्राइम नंबर, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, और जिन संख्याओं के 2 से अधिक गुणनखंड वो हमारी भाज्य संख्या। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होगी? हमारी 4। अब देखो यहाँ एक बात शायद आपके दिमाग में भी आ रही हो, मैं बता देता हूँ। देखो हमने बोला 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, ठीक है, उससे बड़ा 3 होता वो भी अभाज्य संख्या हो क्योंकि उसके भी 2 ही गुणनखंड निकले। 4 के 3 गुणनखंड निकले तो 4 को हमने कह दिया हमारी भाज्य संख्या हुई। 1 का क्या रहा? ये देखो लिखा हुआ है, अभी आप पढ़ेंगे इसको बाद में, लेकिन पहले देख लेते हैं। 1 ऐसी संख्या है जो केवल 1 से ही विभक्त होगी। समझ आए आप? 1 केवल ऐसी संख्या है जो केवल और केवल 1 से ही विभक्त होगी। कहने का मतलब है संख्या 1 का केवल 1 ही गुणनखंड है। अभाज्य होने के लिए 2 होने चाहिए, भाज्य होने के लिए 2 से अधिक होने चाहिए। तो ना तो 2 है ना 2 से अधिक है, 2 से कम है। ये तो सिंपल कहने का मतलब 1 हमारी कैसी संख्या है? 1 हमारी ना तो अभाज्य संख्या है और ना ही भाज्य संख्या है। सिंपल, ठीक है, ना तो हमारी अभाज्य संख्या है और न हमारी भाज्य संख्या है। आशा करता हूँ यहाँ तक बिल्कुल क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं होगी। फिर भी कोई डाउट हो वीडियो को 2 बार देखेंगे, 3 बार देखेंगे, ठीक है।
आप लोग देख के मैथ बहुत बार पढ़ा होगा आप लोगों ने, लेकिन इस प्रकार से नहीं पढ़ा होगा। सीधे बोले भी चलो आज हम संख्या पद्धति स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टाइप हमारे ये बनता है, फर्स्ट टाइप पे हम आएंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले पूरे कंसेप्ट को जो हमें पढ़ना है उसको एक बार फ्रेम बना के उसका अपने आगे रख लेंगे। क्या संख्याएं होती हैं, किस प्रकार से उनका विभाजन होता है, इस प्रकार से हम क्या काम करेंगे, उस पूरे फ्रेम को बनाकर अपने आगे रख लेंगे, ठीक है। तो ये हमारी इनकी बात हो गई है। इनके बाद हमारे फिर आते हैं हम पूर्णांक पे। पूर्णांक तो हमने पढ़नी है। पूर्णांक को देखो एक प्रकार में और विभाजित किया जाता है। एक प्रकार में कैसे विभाजित किया जाता है, सम संख्याएं और विषम संख्याएं। देखो पूर्णांकों को यहाँ पे विभाजित किया गया था, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक, लेकिन इनसे अलग भी पूर्णांकों को एक प्रकार से और विभाजित कर दिया जाता है। वो होती हैं हमारी सम संख्याएं मीन्स इवन नंबर्स और विषम संख्याएं मीन्स ओड नंबर्स। देखो देखते हैं यहाँ पे भाई सम संख्याएं कौन सी होती हैं, व्हाट आर इवन नंबर्स। इवन नंबर्स वे नंबर, देखो ये लिखा हुआ, पहले इसको देखते हैं। सम संख्याएं वे संख्या होती हैं जो 2 से पूर्णतः विभक्त होती हैं। सिंपल, जो संख्या 2 से पूर्णतः विभक्त होगी वो संख्या कैसी होगी, वो संख्या होगी सम संख्या। और विषम संख्याएं कौन सी होती हैं, जो संख्या 2 से पूर्णतः विभक्त नहीं होती हैं वे हमारी कैसी होती हैं, वे हमारी विषम संख्याएं होती हैं। दोबारा रिपीट करते हैं, इवन नंबर्स कौन से होते हैं, ऑल दोज नंबर्स विच आर कंप्लीटली डिविजिबल बाई 2 आर नोन एज इवन नंबर्स। एंड व्हाट आर ओड नंबर्स, all those numbers which are not completely divisible by 2 are known as odd numbers। सिंपल, इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। जैसे देखते हैं 12 है, 12 2 से कटेगा तो कैसी संख्या होगी, 12 हो गई है सम संख्या। 11 ले लें, 11 2 से नहीं कटेगा तो 11 क्या संख्या हो गई है, 11 हो गई है हमारी विषम संख्या। फिर इसके बाद मैंने नोट करके लिखा 0 एक सम पूर्णांक है। 0 एक सम पूर्णांक है, ठीक है। जानते हैं, देखो इसका क्या मतलब है, इसको रब कर देता हूं थोड़ा। 0 एक सम पूर्णांक है। देखो इसमें हमें 2 शब्दों का अर्थ जानना है, एक तो हमें सम, ठीक है भाई सम, और एक हमें पूर्णांक। तो देखो पूर्णांक के बारे में तो हम जान चुके हैं ऑलरेडी। 0 यहाँ पे कैसा था, 0 भी एक पूर्णांक था, ना धनात्मक था और ना ही ऋणात्मक था। तो पूर्णांक तो है नो डाउट, ठीक है। लेकिन पूर्णांक से पहले क्या लगा, सम पूर्णांक। सम पूर्णांक तो देखो इसको आसानी से समझते हैं एग्जाम्पल की सहित। ये तो याद कर लेना है कि 0 एक सम पूर्णांक है, लेकिन कैसे समझा देता हूँ। देखो जो हमारी सम संख्याएं होती हैं, मतलब कि इवन नंबर्स होते हैं, सम संख्याएं हमारी कौन सी होती हैं, सम संख्या चली हुई आ रही है -4 -2 के बाद भाई जो सम संख्याओं का सेट होता है उनमें 2 2 गई तो अंतर होगा हमारा। तो -4 हो गया, -2 हो गया, -2 के बाद कौन सा आएगा, 0 आएगा, 0 के बाद कौन सा आएगा, 2 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 6 आएगा, ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। और जो हमारी विषम संख्या होती है, अंतर तो उनमें भी 2 का ही होता है। तो विषम संख्याओं का सेट हमारा क्या बनता है, चला आ रहा है -5 -3 -1, 1 के बाद क्या आएगा, 2 का अंतर रखना है। 1 के बाद 0 आया तो 1 का अंतर, 0 के बाद फिर 1 आया पॉजिटिव वाला तो 2 का अंतर। तो कौन सा हो गया, 1 3 5 और ऐसे ही चला जाएगा। तो देखो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, 0 सम संख्याओं के अंदर शामिल हो रही है, विषम संख्याओं में शामिल नहीं हो रही है। दोबारा बताता हूँ, देखो -4 -2, 2 के बाद हमारा 0 आएगा, 0 के बाद हमारा 2 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 6 आएगा, ठीक है। और विषम संख्याओं में हमारी 0 शामिल नहीं हो रहा है। समझेंगे ध्यान से, वीडियो को 2 बार देखेंगे, 3 बार देखेंगे, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, आने वाले वीडियोस में ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मिलने वाले हैं। तो ये हमने क्या देखा, लास्ट में हमने देखा कि 0 एक सम पूर्णांक है, ठीक है। तो ये हमने मैथ्स के अंतर्गत, मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर बेसिक पढ़ा। ये चैप्टर है हमारा नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। ये लेक्चर 1 है। क्रमबद्ध तरीके से आपको सारी कंप्लीट मैथ्स कराने वाला हूँ मैं, अतुल नाम है मेरा। और आने वाले समय में ख़ास तौर पे मैं उन बच्चों के नहीं बता रहा हूँ जो कहते हैं कि मेरे ऑफिस में आते रहते हैं बच्चे कि सर मैथ से बहुत डर लगता है, बड़ा मुंह टेढ़ा करके कहते हैं सर मैथ से बहुत डर लगता है। तो आने वाले समय में ऐसे बच्चे खुद देखेंगे कि उन्हें मैथ से डर लगता है या उन्हें मैथ्स का ट्यूटर ही कोई नहीं मिला अच्छे से पढ़ाने वाला, ठीक है। कहीं भी बच्चा पढ़ता है, स्टार्ट करता है तो क्या होता है,
बस बीच से उठा लिया, बीच से पढ़ना स्टार्ट कर दिया, तो वहाँ भी प्रॉब्लम वहाँ तो आने वाली है, कोई डाउट ही नहीं है, वहाँ पे तो प्रॉब्लम आने ही वाली है। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से करा रहा हूँ। इसके बाद आपको दूसरा लेक्चर मिलेगा, फिर तीसरा मिलेगा। टाइम टू टाइम आपको क्रमबद्ध तरीके से लेक्चर मिलते रहा करेंगे, एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई जाएगी। ठीक है, और आने वाले टाइम में अगर रेस्पॉन्स अच्छा रहा, मुझे पता लगा कि हाँ मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ मैथ लोगों के लिए हितकारी है, बच्चों को फ़ायदा हो रहा है इस चीज़ से, फ़ायदा मीन्स ऐसा तो नहीं कि दवाई है कोई, लेकिन उन्हें समझ आ रहा है अच्छे से, तो ये सीरीज़ ऐसे ही चलती रहेगी। और मेरे दोस्तों, जिन जिन भाइयों को मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया है और वे चाहते हैं कि ये सीरीज़ इसी प्रकार आगे को चलती रहे, अभी तो स्टार्टिंग है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और सभी ग्रुप्स में उसको शेयर करो। सुप्रभात। ओके बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।